अच्छा, बढ़िया है हालचाल। तो कहाँ पर थे हम लोग? सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य। तो ये पढ़ लिए थे, लिख लिए थे या कुछ नहीं किया था? लिख लिए थे। स्टार्ट कर दिए थे क्या? 7 हो चुके थे। फिर तो एक बार कॉपी दिखाओ ना यार, एक बार। थैंक यू। एक सेकंड बस, प्राणी के रूप में विकसित करना। वेरी गुड। तो कल हम लोगों ने बात की थी सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों के बारे में। थोड़ा सा याद आया कि उससे पहले आपने प्रकृति को पढ़ा था आप लोगों ने। प्रकृति में आपने कला विज्ञान शायद इसको पढ़ा था आप लोगों ने, और उससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि विभिन्न लेवल पर जो सामाजिक अध्ययन है उसका फॉर्मेट क्या रहता है, 1 to में क्या रहता है, 3 to 5th में क्या रहता है, 6 to 8 में क्या रहता है, 9 to 10 में क्या रहता है, और 11th और 12th में क्या रहता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। इसके अलावा जब हम बात करें कि और कौन कौन सी बातें हैं जिनको भी पढ़ना ज़रूरी है, तो एक तो आप एक टॉपिक को बता रहे थे जिसका नाम था सामाजिक अध्ययन की चुनौतियाँ। यही था मेरे ख्याल से, कल बता रहे थे आप लोग, सामाजिक अध्ययन की चुनौतियाँ या समस्याएं। यही है ना? पक्का? तो कोई टॉपिक था जिसको आप बता रहे थे सामाजिक अध्ययन की समस्याएं। और मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक पता नहीं, खैर ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल या आसान है। इतना ज़रूर है कि एक प्रश्न देता है आपको सिलेबस में, ये परीक्षा में ये, और अलग अलग सब्जेक्ट आपकी पढ़ी हुई है आप लोगों की, तो वहाँ पर भी आप देखोगे, चाहे गणित में देखोगे, चाहे विज्ञान में देखोगे, हिंदी में देखोगे, इवन इंग्लिश में देखोगे, चैलेंज इन इंग्लिश टीचिंग लिखा हुआ है आप लोगों के। यहाँ देखोगे तो उसमें कहा कि सामाजिक अध्ययन की चुनौतियाँ या सामाजिक अध्ययन की समस्याएं। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ सिंबॉलिक शब्द है, मतलब प्रतीकात्मक कुछ शब्द है, उन शब्दों को एक बार बता रहा हूँ ताकि चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। तो भाई देखिए, मैं हमेशा, शायद मैंने आपको किसी और सब्जेक्ट का टीचिंग करवाते समय शायद बताया भी होंगे कुछ शब्द, उनमें से एक शब्द मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई देखिएगा, एक तो हमारे यहाँ शिक्षा होती है जिसको देने उसको चलाने के लिए हम प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ हमने एक बात कही है कि शिक्षा के साथ साथ हमारे पास में एक पाठ्यक्रम भी होता है जिसको लेकर हम अमूमन बात करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास में उद्देश्य होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं। उद्देश्य के अलावा हमारे पास टीचर भी होते हैं, क्योंकि सारा जो कार्यक्रम है शिक्षण वाला वो इन्हीं की देखरेख और इनकी निगरानी में किया जाता है। इसके अलावा एक थर्ड नाम भी है हमारे पास में, मतलब नेक्स्ट नाम भी है, और इसको हमने जोड़ा है स्टूडेंट्स, शिक्षार्थी आपने कहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शिक्षण के कार्य को चलाने के लिए, शिक्षण की गतिविधियों को चलाने के लिए हमारे पास में ये सब होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले आपने नाम जोड़ा है कि हमारे पास एजुकेशन का होना ज़रूरी है, फिर आपने कहा पाठ्यक्रम का होना ज़रूरी है, फिर आपने कहा कि हमारे पास में उद्देश्यों का होना ज़रूरी है, उसके बाद में कहा टीचर का होना ज़रूरी है, और फिर उसमें कहा आप लोगों ने कि शिक्षार्थी का होना ज़रूरी है। मैंने कहा था कुछ चीज़ों को हम सिंबल्स के माध्यम से देखेंगे, प्रतीकात्मक रूप में देखेंगे। तो आपने जो उद्देश्य लिखा है या लिखाया है, कहते हैं साहब ये जो उद्देश्य है सही मामले में देखा जाए तो ये डेस्टिनी है, मंजिल है, ये जहाँ हमें जाना ज़रूरी है। अब मंजिल तक जाना है तो मंजिल तक जाने के लिए किसी वाहन का होना ज़रूरी है। वाहन का मतलब है किसी व्हीकल का होना ज़रूरी है। तो जो हमारा व्हीकल है, जो वाहन है, उस वाहन का नाम है एजुकेशन। ये वाहक कह दीजिएगा या वाहन कह दीजिएगा, ये वाहन हमने बना दिया है। अब हमारे पास में मंजिल है जहाँ आपको पहुँचना है, जहाँ आपको जाना है, और मंजिल के अलावा एक और आपके पास में है कि मंजिल तक जाएंगे किससे। तो वाहन है हमारे पास में,
हम वाहन से जाएंगे। अब वाहन अपने आप तो चलेगा नहीं, कोई वाहन को चलाने वाला भी चाहिए। तो वाहन को चलाने के लिए हमारे पास चालक का होना ज़रूरी है, और जो चालक होगा हमारे पास में वो आपका टीचर हो गया है, क्योंकि एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको रनिंग करवाने की जिम्मेदारी टीचर की होती है। अब मंजिल हमारे पास में है, वाहन हमारे पास में है, चालक हमारे पास में है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साहब उस वाहन को चलाने के लिए हमारे पास में कोई ना कोई मार्ग होना ज़रूरी है। तो मार्ग आपने किसको कहा है? पाठ्यक्रम को कहा है। अब देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी है, हमारे पास में वाहन है, वाहन के अलावा हमारे पास में वाहन को चलाने वाला चालक भी मौजूद है, और चालक के अलावा मार्ग भी हमारे पास में है, मार्ग के अलावा मंजिल भी है कि कहाँ जाना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि अब सब कुछ तैयारियां हो चुकी है, वाहन तैयार खड़ा है, मंजिल तैयार है, वाहन को चलाने वाला तैयार है, जिस मार्ग पर गुजरना है वो भी हमारे पास में है। बस अब कमी है तो किसकी है? पैसेंजर की कमी है। किसकी कमी थी? किसकी? नहीं नहीं नहीं, किसकी? किसकी? यात्री। यात्री मत कहो, साथियों की कमी है अभी, है ना। यात्री जमता नहीं है ना फिर यार, फिर लगेगा यार कि 10-10 रुपए लेने, 20-20 रुपए लेने, मजा ही किरकिरा हो जाएगा। फिर यात्री नहीं होगा भाई, फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? आए हाय, मारा जाऊं तेरे ऊपर 4-4 बार, 4-4 बार बहुत होता है यार। फिर आपने कहा कि सर बताइए क्या रहेगा, तो हमने इसको नाम, ठीक है आपने कहा तो मैं आपकी बात को बड़ी कर देता हूं। चलिए जी, ये कहा यात्री या सवारी कह दिया है। अब सब व्यवस्थाएं हो चुकी है अपने पास में, सारी तैयारियां हो चुकी है। आपको मालूम चला कि 4 दिन की छुट्टी है आपकी, 3 दिन की छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी है, आई थी अभी बीच में आई थी 31 से लेकर 3rd या 4th तक आपकी छुट्टी थी। तो जब कई लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है अपने घर पर गए हों, और मैक्सिमम वो लोग होंगे जो यहीं पर रहे होंगे। अब जब भी छुट्टियां आती है, किसी को कहीं जाना है, और सपोज करो कि हमें बस से जाना है, हमें ट्रेन से नहीं जाना है, तो बस में जब हम बैठते हैं और यदि हमें बस के कंडक्टर या बस के ड्राइवर से बात करने का मौका मिल जाए, तो उससे एक प्रश्न जरूर पूछते हैं हम लोग। और प्रश्न कौन सा पूछते हैं दोस्त? आपने बता दिया था मन मन में, क्या बताया था? आई शाबाश। और दूसरा, चलते ही क्या पूछेंगे फिर? हाँ हाँ, बस यही तो मैं सुनना चाह रहा था आप लोगों से, कब तक पहुंचा दोगे, है ना। क्योंकि पता है अपने को रास्ता कितना दूर है मालूम है, कितना टाइम लगता है मालूम है, सारी चीजें मालूम है, फिर भी हमारे मन में क्यूरियोसिटी रहती है क्या पूछने की? घर कब तक पहुंचा देगा? और ड्राइवर क्या बोलता है? भगवान ने चाहा तो जल्दी पहुंचा दूंगा, है ना। तब माथा खराब होता है फिर कि ये बंदा तो भगवान चाहेगा तो ही पहुंचाएगा, अदरवाइज हरगिज पहुंचाने वाला नहीं है। इसलिए यदि यात्रा को ठीक से करनी है तो यात्रा को करवाने वाला चालक अच्छा होना चाहिए। यदि आपकी यात्रा में चालक अच्छा नहीं है तो फिर आपकी यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। ठीक वैसे ही शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपके पास में चालक, और चालक का मतलब है शिक्षक, ये सही होना चाहिए। यदि चालक रूपी शिक्षक सही नहीं होगा तो आपका शिक्षा रूपी वाहन भी आगे नहीं बढ़ेगा। अब हमने कहा कि नहीं नहीं, हमारा जो चालक है वो तो बढ़िया है, तो भाई देखिएगा वाहन बहुत दुरुस्त होना जरूरी है। कई बार क्या होता है आपको अच्छे से मालूम है, वाहन बीच में ही रास्ते में खराब हो जाता है, कभी टायर फट गया, कभी इंजन खराब हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो यदि वाकई आपको मंजिल तक पहुंचना है तो आपका वाहन भी अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि बिना वाहन के यात्रा पूरी नहीं होती। ठीक वैसे ही आपकी शिक्षा प्रणाली भी प्रभावी होनी चाहिए। क्लियर कहा है एक विद्वान ने, E.A. पायर्स ने क्या कहा है, कहता है, अच्छा छोड़ो जिसका नाम सुना है उसका नाम ले लेते हैं, अम्बेडकर का नाम सुना है सब लोगों ने। अम्बेडकर ने क्लियर कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप दहाड़ रहे हो आज की तारीख में अपनी काबिलियत के आधार पर, जहाँ पर भी रहते हो आप लोग, घर पे रहते हो, गांव में रहते हो, कस्बे में रहते हो, सिटी में रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, रूम में रह रहे हो, नॉलेज के आधार पर आप चुप नहीं रहते आप लोग, क्योंकि जो नॉलेज है वो व्यक्ति अपनी नॉलेज को दिखाएगा। तो शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए शिक्षा रूपी वाहन भी आपका अच्छा है,
आपका शिक्षक रूपी चालक भी बढ़िया है। तो भाई देखिएगा, आपके पास में पाठ्यक्रम रूपी मार्ग का होना भी अच्छा है, क्योंकि आज भी, खैर आज तो राजस्थान में रोड चारों तरफ अच्छे बन चुके हैं। मेरे ख्याल से कोई जगह ऐसी बच रही होगी शायद जहां पर रोड अच्छे नहीं होंगे, वरना एक समय ऐसा था जब रोड बड़े खराब हुआ करते थे, और जब रोड खराब होते थे तो अच्छे से अच्छा चालक और अच्छे सा अच्छा जो वाहन है बेचारा वो भी टूट फूट जाता है। इसलिए यदि आपको मंजिल पर पहुंचना है तो आपका मार्ग रूपी पाठ्यक्रम भी अच्छा होना जरूरी है। और उसके बाद में आपने कहा कि देखो भाई, आपके पास में चालक रूपी शिक्षक भी है, मार्ग रूपी पाठ्यक्रम भी है, और वाहन रूपी शिक्षा भी आपके पास में है। तो लास्ट में एक बात जरूर ध्यान रखना है कि उस बस का जो पैसेंजर है, जो सवारी है, उसका भी अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बसों को, कई ट्रेनों को आप लोगों ने इसलिए लेट होते हुए देखा होगा क्योंकि बस को चलते ही, ट्रेन को चलते ही चैन को खींचकर रोकने वालों की कमी भी नहीं होती है। कई ऐसे पैसेंजर होते हैं जो बार बार में लड़ाई भी करते हैं, कई पैसेंजर ऐसे भी होते हैं जो बीच बीच में डिस्टर्ब भी क्रिएट करते हैं। तो उससे भी हमारी शिक्षा रूपी बस आगे बढ़ती नहीं है। इसका मतलब है कि मंजिल तक यदि पहुंचना है तो इनको सबको दुरुस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यदि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो इन सबका सही होना जरूरी है। अब यदि इनमें से कोई भी हो सकता है, यदि इनमें से कोई एक में कमी आ गई तो याद रखना फिर आपके शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि भाई हम शिक्षा की समस्याएं किसे कहते हैं, एक लाइन में जवाब देना है कि वे कारक जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है शिक्षा की समस्याएं। क्या हालचाल है? क्या पूछा था मैंने? शिक्षा की समस्याएं किसे कहते हैं? वे कारक जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा या रुकावट उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है शिक्षा की समस्याएं। अब आपने कहा जैसे शिक्षक जरूरी है, लेकिन शिक्षा का अच्छा होना जरूरी है, पाठ्यक्रम का अच्छा होना जरूरी है, आपके पास में शिक्षार्थी का अच्छा होना जरूरी है, और यदि इनमें से किसी एक में भी कमी रह गई तो फिर आपको आपके उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होगी। तो प्रॉब्लम, चुनौती का मतलब है वे कारक जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में रुकावट उत्पन्न करते हैं, उनको कहा जाता है शिक्षा की चुनौतियां या शिक्षा की समस्याएं। जिसमें पहला जो कारक है जो समस्या लेकर आता है, वो कारक रहता है आपका टीचर, आपका शिक्षक। पहली प्रॉब्लम होगी शिक्षक संबंधी समस्याएं, और वो कौन कौन सी होंगी उनको हम एक एक करके लिखेंगे। इसलिए पहला जो हेडिंग है वो बना दिया आप लोगों ने, सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, और इसमें सबसे पहले लिखेंगे, और उसमें हमने सबसे पहले लिखा है शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण, भाई क्या हो गया तेरे को? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसका प्रमुख उद्देश्य बालक की क्षमताओं का सर्वांगीण विकास करना है। जिसका प्रमुख उद्देश्य बालक की क्षमताओं का सर्वांगीण विकास करना है, लेकिन शैक्षिक परिस्थितियों में विभिन्न कारक ऐसे होते हैं जो
शैक्षिक प्रगति के मार्ग को बाधित करते हैं, जिन्हें शिक्षण की समस्याएं कॉमा करके चुनौतियां या बाधाएं कहते हैं, जिनसे संबंधित कारक निम्न हैं। अब ये कारक कौन कौन से हैं, तो भाई वो तो एक एक करके लिखना ही पड़ेगा। शायद लिख लिया आप लोगों ने। बहुत ज़्यादा शांत रहते हो आप लोग, है ना? फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो, इसका असर है, कोई और कारण है इसका? यही है, कुछ और कारण है? या बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, इसका असर है कि अब तो बस गुरुजी, बस ज्ञान इतना आ गया दिमाग में कि बस सिर उठाया ही नहीं जाता? यही कारण है, कोई और भी वजह है? कोई यही वजह है? नहीं, या कोई और कारण है? बिल्कुल शांत दोस्त, क्या हाल चाल है? क्या सोचता रहता है? नहीं, मैं से पूछा, क्या सोचता रहता है भाई? क्या नाम है आपका? गंगाराम। क्या नाम है? गंगा। आयश, क्या बात है। तो क्या सोचता रहता है भाई? तो क्या सोचता रहता है? सोचता तो है गंगा यार। अभी तू हंस रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा तो बहुत है तू वैसे, लेकिन इतना सीरियस ऐसे बैठा रहता है, मैं कल परसों देखा। अच्छा तू अलग बैठता है इनसे सबसे, क्या बात है? बनती नहीं है इनसे? नाराज हो रहा है? चलो अच्छा है। पहला जो जवाब है आपने वो लिखा है, सबसे पहला जवाब, और उसमें लिखेंगे शिक्षक संबंधी कारक। पहला है शिक्षक संबंधी कारक, और जब हम लिखेंगे कि भाई शिक्षक संबंधी कारक भी होते हैं तो कारक कौन कौन से हैं ये भी जानना जरूरी है। तो उसमें सबसे पहला जो कारक है वो लिखने से पहले कुछ लाइन हम इसके बारे में लिखने वाले हैं, जैसे कि शिक्षक शैक्षिक प्रक्रिया का सत्तावादी कॉमा करके लिखा है आपने, प्रभुत्ववादी चर है, जिसकी शिक्षण में भूमिका नियोजनकर्ता, प्रबंधक, व्यवस्थापक, मार्गदर्शक, सुविधा प्रदाता, ये सारे वो नाम हैं जो टीचर के लिए यूज होते हैं, और इनको पहले भी आपको मैं लिखवा चुका हूं, तो आपके लिए नए नाम नहीं है ये। सुविधा प्रदाता, उत्प्रेरक कर्ता, निर्देशक एवं
विद्यालय का नाड़ी तंत्र के रूप में होती है, जो समस्त क्रियाओं का प्रबंधन करता है, इसलिए डेविस ने उसे उचित ही प्रबंधक कहा है। मतलब टीचर को प्रबंधक कहा गया है भाई, और ये किसने कहा है? ये तो जवाब रहेगा डेविस ने कहा है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। डेविस ने, आपने जो आपका मनोविज्ञान वाला पार्ट है वहाँ एक टॉपिक आता है, उसमें हम बात करते हैं शिक्षण और अधिगम के बीच की बात करते हैं। आपका जो रीट में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको। तो जब आपका शिक्षण और अधिगम की क्रियाएं होती है तो वहाँ डेविस का नाम आता है। वो डेविस कह रहा है कि टीचर को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? तो जवाब है प्रबंधक। टीचर किस रूप में होता है? प्रबंधक के रूप में होता है, जो समस्त कार्यों को संपादित करता है। इसलिए नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, लेकिन वर्तमान शिक्षक में निम्न अवगुण होते हैं, जिससे शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। अब एक एक करके टीचरों की जो प्रॉब्लम है, जो कमियां हैं, वो हम अभी एक एक करके लिखेंगे, एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो हमारे टीचरों में देखने को मिलती है। एक एक करके सबको लिखेंगे। पहले एक बार यहाँ तक की जो बातें हैं एक बार इनको लिख लीजिए। पहली प्रॉब्लम लिखेंगे टीचरों की, कि हमारे टीचरों पर कौन कौन से आरोप लगता है, किस वजह से कहते हैं कि भाई टीचर की वजह से कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कुछ पॉइंट है छोटे छोटे जिनको लिखवाऊंगा अभी। आप मुझे बताइए कि ये लिखा है या नहीं लिखा? आप लोगों ने ये लिख लिया है सभी ने? घर पर थोड़ा सा पढ़ाई स्टार्ट कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। कम कर रखी है, थोड़ा सा फ्लो में लेके आना स्पीड को, क्योंकि फाइनली कामयाबी के नज़दीक वही जाते हैं जिनका रिवीजन प्रॉपर होता है। पढ़ने से कभी कामयाबी नहीं मिलता, ध्यान रखना। कामयाबी हमेशा मिलती है रिवीजन प्रॉपर होने से। और आपके पास तो बड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके पास में, आप चाहो तो बहुत इजीली एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स आप लोगों को पढ़नी है नहीं पढ़नी है। मैथ जिसकी अच्छी है और इंग्लिश जिसकी ठीक है, चलो नहीं है ठीक, तो ऐसा कौन सा काम है जो सीखा नहीं जा सकता? ऐसा कोई काम आज तक नहीं बना जिसको सीखा नहीं जा सकता। पर्याप्त टाइम है आपके पास में, तो थोड़ा मेहनत करो। इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करो। मैथ हालांकि नॉर्मल आती है, कोई बहुत टफ मैथ नहीं आती है, फिर भी मैथ कमज़ोर लग रही है तो मैथ को बार बार पढ़ो। और जब बार बार पढ़ोगे तो प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएगी। मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब कई लोग कहते हैं कि यार ये वाला काम तेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। कई बार कहते हैं ना लोग कि इसको मैं कर दूंगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तुझे बता दूंगा कि कैसे करना है। इस शब्द से चिढ़ मचती है कि ऐसा कौन सा काम है जिसको हम नहीं कर सकते। तो आपको भी यही ध्यान देना है, चैलेंज के रूप में लेना है। मैथ नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? इंग्लिश नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? टीचिंग मेथड नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रहा? आर्ट एंड कल्चर नहीं आ रहा, करंट जीके नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? उसको चैलेंज के रूप में लो, और जब उसको चैलेंज के रूप में लोगे तो 100% वो चीज़ें समझ में आएगी। तो पहली जो टीचर वाली प्रॉब्लम है उसमें हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा है,
और वो लिखा आप लोगों ने, शिक्षकों को विषय संबंधी ज्ञान एवं अनुभव, शिक्षकों को विषय संबंधी ज्ञान एवं अनुभव का न होना। अब आप ही मुझे बताइए कि टीचर के ऊपर जिम्मेदारी है पूरी शैक्षिक प्रक्रिया को चलाने की। अब यदि टीचर के पास नॉलेज ही नहीं होगा तो मामला खराब हो जाएगा। आपने एजुकेशन सिनेरियो में पढ़ा है आप लोगों ने कि जब हमारे यहाँ पर आरटीई को लागू किया गया था, पहले टीचरों को हमने सोचा कि 3 साल की मोहलत देते हैं कि जिनके पास योग्यता नहीं है वो अपनी योग्यता को अर्जित कर सके। उसके बाद में 5 साल का सोचा और फाइनली 9 साल तक बढ़ाया कि यदि आपका कोई टीचर है जिसके पास योग्यता नहीं है तो अपनी योग्यता को कितने सालों में पूरा कर सकता है? 9 साल में वो अपनी योग्यता को पूरी कर सकता है। और 9 साल में भी यदि योग्यता पूरी नहीं की, उसके बाद में सोचेंगे कि वो टीचर रहेगा या नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर यदि योग्य टीचर ही नहीं है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो भला वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए योग्य और अनुभवी टीचरों का होना ज़रूरी है, लेकिन इनका अभाव देखा जाता है। नेक्स्ट हमने लिखा है और उसमें लिखा शिक्षकों को, एक तरफ लिखा आप लोगों ने बाल विकास, पहला जवाब है शिक्षकों को बाल विकास, बाल प्रकृति एवं शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान न होना। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ये कि जो टीचर बन रहे हैं या बन चुके हैं, कहते हैं कि उनको बाल विकास के बारे में जानकारी नहीं है, बालकों की प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं है, उनको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। और यही कारण है कि आपको बात ध्यान रखनी है क्योंकि बात चल रही है और मेरा पॉइंट यहाँ पर आया है। मेरा इंटेंशन कुछ और बताने का नहीं है। आपको तो अच्छे से मालूम है, एक प्रश्न आता है ये वाला, हर एग्जाम में आता है, कन्फर्म है। चाहे आप रीट का देख लेना, चाहे सीटेट का देख लेना, चाहे राजस्थान का 3rd ग्रेड का एग्जाम देख लेना, प्रश्न फिक्स है। कौन से वाला? निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? आता है या नहीं आता है? फिक्स है ये तो। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि यार रीट में भी पढ़ रहे हैं, 3rd ग्रेड में भी पढ़ रहे हैं, हम 2nd ग्रेड में भी पढ़ रहे हैं, हम 1st ग्रेड में भी पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों जरूरी है कि हमें बाल विकास के बारे में जानकारी चाहिए? क्यों जरूरी है कि हमें बाल विकास की अवस्थाएं पढ़नी पड़ती है? उसका कारण है क्योंकि लेडी एलिजाबेथ विक्टोरिया हरलॉक ने, रिपीट कर रहा हूं, जिसको आप लोगों ने ईबी हरलॉक के नाम से पढ़ा है, ये जो ईबी हरलॉक जो आपने पढ़ा है ये ठीक ही तो कह रही है। ये क्या कहा? आप लोग इसको हरलॉक को पुरुष समझते होंगे, नहीं जी, ये लेडी है। ये लेडी एलिजाबेथ विक्टोरिया हरलॉक इसको कहते हैं। ठीक ही कहा था इसने कि 2 बालकों में समान मानसिक क्षमताएं नहीं होती, इसलिए उनसे समान परिणामों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये क्लियर ही कहा है उसने। अब जब आपको पता है कि 2 बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते तो टीचर को ये पता होना चाहिए कि हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा खास होता है। और जब हर बच्चा खास होगा तो आप उसके साथ में एक जैसा बर्ताव भी नहीं कर सकते। अब ये कब पहचानोगे बच्चों को? जब आपको किसके बारे में जानकारी होगी? बाल विकास के बारे में। क्या ज़रूरी है? बालक की प्रकृति के बारे में क्लियर ही कहा है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसको शिक्षक को आदोपरांत पढ़ना चाहिए। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसको आदोपरांत बच्चों को जी हाँ, टीचर को पढ़ना चाहिए। मतलब ऐसी पुस्तक है बच्चा जिसको टीचर तब तक पढ़े जब तक वो उसे पूरा समझ में ना आ जाए। और लास्ट में आपने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जेम्स ड्रेवर ने केवल इतना ही कहा है, रिपीट कर रहा हूँ, जेम्स ड्रेवर ने केवल इतना ही कहा है कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के खोजों के प्रयोग के साथ ही
शिक्षा की समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान से संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान है। इसलिए यदि शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना है तो टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और यदि नहीं होगा तो माफ़ करना, फिर टीचर बच्चों को यूं ही पीटते रहेंगे और यूं ही बच्चे टीचरों के हाथ में मरते रहेंगे। एक वर्ष में कई सारे बच्चे मरे भाई टीचरों की मार की वजह से। और ये तो वो वाले मामले हैं जो बड़े ज़्यादा हाईलाइट हो गए, जो अखबारों में आ गए, वरना आज भी कई बार ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे गंभीर चोट के कारण घायल हो जाते हैं और दोबारा स्कूल जाते ही नहीं हैं। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है टीचरों को कि इनमें इन सब की कमी देखी गई है। अगला जवाब आपने दिया है, और अगला जो नाम दिया आप लोगों ने वो कौन सा होगा? तो नेक्स्ट हमने कहा कि शिक्षकों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान न होना, शिक्षकों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान न होना, शिक्षकों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान न होना। हम तो क्लियर कहते हैं भाई, हर बच्चा खास है, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की क्षमताएं अलग होती है, हर बच्चे की आवश्यकता अलग होती है। तो जब हर बच्चा खास है, हर बच्चा यूनिक है, तो हमें टीचर को ये पता होना चाहिए कि मेरे बच्चों की आवश्यकता क्या है, उनको पढ़ाना कैसे है, उनकी क्षमता क्या है, कैसे उनको सिखाया जा सकता है। ये टीचर को नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन अच्छा से आपको तो मालूम है, जिस तरह से देश में एक नारा चलता है, एक देश एक धर्म एक भाषा, चल रहा है ना, हमारे यहाँ कई बार चला है, आपने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा आप लोगों ने खूब, कि नारे दिए गए हैं, एक देश एक धर्म एक भाषा। पढ़ा है नहीं पढ़ा आप लोगों ने? आचार्य गिरीव, क्या नाम था उनका, हिस्ट्री में नाम आता है, राजस्थान हिस्ट्री में नारायण करके है, कुछ पढ़ा क्या आप लोगों ने? बोला ऐसी चीज़ें तो हमारा कोई बात सही नहीं होता, हमारा तो हम तो हमारे काम से काम रखते। गुरुजी बोला कौन क्या कहता है उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान हिस्ट्री में कोई सोशल रिफॉर्मर हुए, कोई समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने नारा दिया था कि एक देश एक धर्म एक भाषा, ये कहा था उन्होंने। अब आप मुझे बताइए, हमारा तो टीचर भी यही है, बोला एक टीचर एक सब्जेक्ट और सभी बालक सब पे भारी, एक टीचर सब बच्चों पर भारी, एक लाठी से सबको हाँकता है वो। गलत जवाब है। टीचर को बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, और यही कारण है सीटेट में एक प्रश्न बार बार आता है, और वो क्या, कि कक्षा में बालक की आवाज़ को प्रमुखता देनी चाहिए। ये पढ़ा था कि आप लोगों ने ये वाला लाइन? हे भगवान, नहीं पढ़ा, ये सुना भी नहीं था। हे देवताओं, हे देवियों, आप लोगों के हालचाल कैसे हैं? आप लोगों के कहाँ खोए हुए हो आप लोग? ऐसे बैठे हो जैसे किसी ने मतलब धोखे सुखा रखा है आप लोगों को, है ना, होता ना धोखे टांग देना कि बस टंगे हुए हो अभी। हालचाल कैसे देवताओं आप लोगों के? ऐसे कैसे बैठे हो यार? ऐसे बोरियत की तरह बैठे हो बिल्कुल ही। भूख ज़्यादा लग रही है क्या? थोड़ी थोड़ी लग रही होगी, हाँ, है ना। भूख की आवाज़ नाम पर तो आवाज़ आई थी, बोला हाँ। लिख दो ये इबारत हर मील के पत्थर पर, लिख दो इबारत ये हर मील के पत्थर पर कि नापाक इरादों से मंजिलें मिला नहीं करती। ये फैक्ट है, ये बात ये हर जगह पर लिखना पड़ेगा, ये दिल पर, दिमाग पर, कमरे में, कॉपी पर, किताब पर, हर जगह लिखना पड़ेगा कि नापाक इरादों से मंजिलें मिला नहीं करती। तो ज़रूरी है, एक्टिव होना ज़रूरी है, एक्टिव नज़र होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना एक्टिव बात बनने वाली नहीं है। क्या आपको मालूम है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जनक किसे माना जाता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जनक किसे माना जाता है? आगे चले? हाँ यार ठीक, हाँ मैडम, वेरी गुड। तो आपने मतलब कहाँ से पढ़ा? इनको नहीं पता चला कुछ भी? अरे मेरे से पढ़ा था पिछली बार वाली क्लास में, तो फर्क तो साफ दिख रहा है इसका मतलब। अब वाली क्लास में, पिछले वाली क्लास में एक प्रश्न सब पर भारी, हाँ
फ्रांसिस गाल्टन को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जनक माना जाता है। एक बार नहीं, अनेक बार पिछली परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है। ये मैं तो पढ़ाया थोड़ी, मैं तो ये नाम आया था मेरे तो ये कि टीचर को व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी होनी चाहिए। और ये प्रश्न आया हुआ है कि भाई हेरिडिटरी इनहेरिटेंस पुस्तक में लिखा था उसने, ये हेरिडिटरी इनहेरिटेंस पुस्तक में लिखा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में। और ये वही व्यक्ति था जिसने आपको पैतृक गुणों के संचरण का सिद्धांत भी दिया था। कौन सा वाला? पैतृक गुणों के संचरण का सिद्धांत। और आपको अच्छे से मालूम होगा ये वही व्यक्ति है जिसको सुजनन शास्त्र का जनक भी माना जाता है। प्लीज़ थोड़ा सा लेवल को जरूर बढ़ाना पढ़ाई को लेकर। छोटी छोटी, मैं तो आपको केवल अपना टॉपिक जो नाम आ रहे हैं केवल उन्हीं को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और ऐसे छोटे छोटे टॉपिकों में उलझोगे जबकि कोर्स कंप्लीट होने वाला है आप लोगों का। अब तो ये होना चाहिए कि जो भी टॉपिक पढ़ लिया उसके बारे में कोई भी कहीं से प्रश्न आ जाए, हम उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो प्लीज़ थोड़ा सा एक्टिव बनना है हमें। आपने कहा ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट हमने जवाब दिया कि शिक्षकों में व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का अभाव होना। मैं तो हमेशा एक बात को कहता हूं और इस बात को मानता भी हूं कि छोटा बच्चा जब स्कूल में होता है, छोटा बच्ची जब स्कूल में होती है तो सबसे ज़्यादा बच्चा बच्ची यदि स्कूल में किसी से सीखते हैं तो वो अपने टीचर से सीखते हैं। और आप खुद मुझे बताइए, एक टीचर में खुद में या एक टीचर का खुद का जो व्यक्तित्व है ये प्रभावी नहीं है, और उसके खुद के अंदर यदि सामाजिक गुण नहीं है तो मुझे लगता है कि वो अपने बच्चों को कुछ भी सिखा नहीं पाएगा। आजकल देखने को क्या मिल रहा है, हमारे जो टीचर है उनका खुद का व्यक्तित्व प्रभावी नहीं है, उनके अंदर खुद के अंदर व्यक्तिगत गुण नहीं है, उनमें खुद में सामाजिकता की भावना नहीं है। भला वो बच्चों को कैसे सिखा पाएंगे? एग्जाम्पल के लिए हमारा जो टीचर है उसका कठिन परिश्रमी होना चाहिए। जब एक बच्चे का टीचर उसके सामने मेहनत करेगा, बच्चा ऑब्वियस सी बात है मेहनत करेगा। हमने दूसरा जवाब दिया कि जो टीचर है उसका अनुशासित होना ज़रूरी है। अब यदि एक टीचर अनुशासन में रहेगा 100% बालक भी अनुशासित बनेगा। कहते हैं कि एक टीचर है वो अपने लाइफ में ईमानदार है, 100% उसका जो स्टूडेंट है वो भी लाइफ में ईमानदार बनेगा। यदि एक बच्चा का जो टीचर है वो धैर्यवान है तो 100% उसका जो बच्चे हैं, उसके जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें भी पेशेंस देखने को मिलेगा। अब आप मुझे बताइए केवल कि साहब यदि टीचर में ही ये पर्सनल क्वालिटीज़ नहीं होंगी तो भला बच्चों को कैसे दे पाएगा? क्योंकि कई सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो पढ़ रखे होंगे आपने, वो क्लियरली कहता है कि बच्चा सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीखता है। हाँ, किसके माध्यम से? ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीखते हैं। इसलिए हमें बच्चों के सामने उचित व्यवहार एवं उचित वातावरण का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि बालक तो वही सीखेगा जो वो अपने आसपास के वातावरण में पुनर्वलित होते हुए देखेगा। किसने कहा था ये? अल्बर्ट बेंडूरा। किसने कहा था? अल्बर्ट बेंडूरा। ये अल्बर्ट बेंडूरा वही है जिसने अपने जीवन का मैक्सिमम समय एक कोच के रूप में गुजारा था। किसके रूप में? कोच के रूप में। एकमात्र ऐसा साइकोलॉजी। अरे गंगा, तू कहां से वहां कैसे पहुंच गया यार? ये क्या कर दिया तूने? ये यार ऐसे कैसे यार? ये गंगा ने दिया है ये? आई शाबाश। आए हाय। बड़ा बुरा लगता है
जब सपना कोई और देखे और उसे चुरा कोई और लेता है ना। तो देखिए, ऐसा है कि लाइफ का जो बेस्ट जो टाइम होता है, बेस्ट टाइम जो होता है वो हमेशा आना बाकी रहता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लाइफ का जो बेस्ट जो टाइम होता है वो हमेशा आना बाकी रहता है। और गंगा सिंह, मैंने इतने सबके बीच में केवल तेरे को ही पकड़ा था मैंने। पता है क्यों? क्योंकि ये बात मैं तेरे से कई दिन से पूछने भी वाला था। मैं चेहरा, हर किसी का चेहरा सब कुछ बयान करता है, और मैं फेस रीडिंग करना जानता हूँ। मैं, लोग तो कहते हैं ना कि हाथ देखते हैं, कुंडलियाँ देखते हैं और पता नहीं क्या क्या देखते हैं। मैं कुछ नहीं देखने की जरूरत है मेरे को। मैं केवल चेहरा देखकर आधी बातें बता देता हूँ। और 2 मिनट यदि 2 शब्द बात कर लिए मैंने, 3 शब्द आपसे बात कर लिए, तो मैं आपके कहते हैं ना घर तक तो सब जो पहुँच जाते हैं, मैं तो किडनी और लीवर और फेफड़े तक पहुँच जाता हूँ कि आपके अंदर क्या चल रहा है। इसलिए 2 कारण है कि मैं कभी किसी को ज़्यादा समय तक देखता नहीं। एक तो क्योंकि ज़्यादा समय देख लूँगा तो उसका चेहरा, उसका सारा कुछ जो वायुमंडल है ना, आंतरिक मंडल है, स्थल मंडल, जो भी मंडल है, वो सारे स्कैन हो जाते हैं वो। तो मैं इसका कारण मैं ज़्यादा किसी को देखता नहीं, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि यही कारण है कि मैं ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता। मैं क्यों? क्योंकि सामने वाले के बारे में बहुत कुछ मालूम चल जाता है। लेकिन दोस्त, मैं इतना ही सबसे कहूँगा, क्योंकि सब पढ़ रहे हो आप लोग और सब स्ट्रगलिंग दौर से गुजर रहे हो, सब पे लागू होता है ये। जिंदगी में जो संघर्ष की राह पर चलता है, आसमान में सूरज बनकर वही चमकता है। ये फैक्ट है ये बात। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज आप संघर्ष कर रहे हो, तप रहे हो आप लोग, चमक रहे हो आप। और ये बात मैंने एक स्टोरी शायद बताई भी थी आप लोगों को एक बार। कहते हैं कि साहब एक मार्बल की मूर्ति बनाने वाला था, शायद मैंने बताया होगा आप लोगों को, और आपने सुनी भी होगी, आपने, बहुत कॉमन थी। कहते हैं कि एक मूर्ति बनाने वाला था, अपनी मूर्ति कार्य के लिए बड़ा फेमस था। तो कुछ लोग उसके पास आए और उन्होंने एक मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया कि भाई हमें एक खूबसूरत सी अच्छी सी एक मूर्ति बनानी है किसी भगवान की। और उनको एडवांस वगैरह पैसा दे दिया और उसे पूछा कि भाई कितने दिनों बाद में आ जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो मूर्ति है 1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी, आप 1 महीने में लेने आ जाना। तो वो चले गए उसको पैसा देने के बाद में। अब कहते हैं कि जो मूर्ति बनाने वाला था वो मूर्ति बनाने लगा, और जब वो मूर्ति बना रहा था एक बड़े से पत्थर को लेकर, तो उस पत्थर पर जैसे ही वो चोट मारता, उस पत्थर से आवाज आती। और ये आवाज जो थी, ये रोने की आवाज थी, चिल्लाने की आवाज थी। और ये केवल आवाज ये थी कि भाई मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। तो कहते कि वो जो मूर्ति बनाने वाला था वो बड़ा कंफ्यूज था, समझ में नहीं आया कि क्या करूं। फाइनली उसने सोचा कि यार पता नहीं क्या टोटका, क्या मामला है ये। उसे उस पत्थर को उठाकर साइड कर दिया, जबकि वो काफ़ी तोड़ चुका था उसको, फिर भी उसने उसको उठाकर साइड में रख दिया। और वो दूसरे पत्थर को उठाया और वो मूर्ति बनाने लग गया। अब कहते हैं कि साहब वो मूर्ति बनती गई, बनती गई, बनती गई, वो कंप्लीट मूर्ति बना देता है। उसके बाद में वो लोग आते हैं मूर्ति लेने वाले, उन्होंने मूर्ति को देखा, मूर्ति को देखकर बड़ी खुशी उनको हुई कि बड़ी शानदार वाली मूर्ति आपने बनाई है। वो खुशी खुशी ले जाने लगे अपनी मूर्ति को लेकर। इतने में ही उनकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी जो तोड़ के रखा हुआ था आधा अधूरा। उसको देखते ही वो कह रहे हैं कि भाई आपकी इजाज़त हो तो हम इस पत्थर को भी ले जाए। तो अब ठीक है, वो मूर्ति बनाने वाले को भी लगा कि यार कोई काम तो आता नहीं है, ये पत्थर ही है, तो दे दिया उनको, भाई ले जाओ कोई बात नहीं। अब सब वो मंदिर में ले जाते हैं, अपनी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठान करवाते हैं, अच्छे से पूजा अर्चना करते हैं उसकी। और उस पत्थर को जो लेकर आए थे उसको बाहर रख देते हैं, केवल इसलिए कि साहब कोई भी जो नारियल वगैरह आता है, कोई चढ़ावा करना होता है, तो वो उस पर चढ़ा जब करके चले जाए। जैसे नारियल तोड़ना ये सब होता है ना भाई, मंदिरों में, देवस्थानों में देखा भी होगा आप लोगों ने, कई जगह पर तो आजकल लकड़ी के बड़े बड़े वो कुछ रखते हैं तोड़ने वाले, वो रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उसको वहाँ रख दिया और मूर्ति को अंदर रख दिया। अब सब कहते हैं कि लोग आते हैं और नारियल उसके ऊपर फोड़ते हैं, और पूजा फल, जो भी फल है, जो मूर्ति से नारियल वगैरह, जो भी पानी वगैरह है, वो मूर्ति पर चढ़ाते हैं। अब कहते हैं कि साहब ये दौर काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन कहते हैं कि वो जो पत्थर था जो जिस पर नारियल फोड़ने का काम आता है, वो उस मूर्ति से पूछता है कि देख यार, अपनी अपनी किस्मत होती है, एक तू है कि जिस पर लोग पूछते भी है, फूल भी चढ़ाते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, माला भी चढ़ाते हैं, और एक मेरे हैं
2 कदम दूर खड़ी है, क्योंकि केवल आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। 2014 से मैं पढ़ा रहा हूँ और तब से लेकर अब तक लाखों विद्यार्थियों को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन हजारों उन विद्यार्थियों को जानता हूँ, पर्सनली नंबर वगैरह सब कुछ है, मिलने आते हैं। हजारों विद्यार्थी वो है जो इस दौर से गुजर चुके हैं कि पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है, पता नहीं हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, पता नहीं सबके साथ क्यों हो रहा है, लेकिन जब किस्मत को बदलना था, जब जिस दिन अच्छा दिन आना था, उस दिन लोग पढ़ाई छोड़ के चले गए थे, पढ़ाई छोड़ के चले गए थे, पढ़ाई छोड़ दी थी, पढ़ाई बंद कर दी थी, किताबें बंद करके रख दी थी। मैंने कहा, लेकिन दिमाग में एक कशिश जरूर थी कि यार मैं असफल नहीं रहूँगा, मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है। और दोस्त, गांव में जाने के बाद में भी घर से निकाल कर लेके आई नौकरी, बोला तेरा दिन हो गए कंप्लीट, अब आके ज्वाइनिंग कर ले। ऐसे कई सारे उदाहरण मैंने देखे हैं। इसलिए ज़िंदगी में परेशानियां आ रही है, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो उसको, किस्मत का नहीं है ये आपका इम्तिहान ले रही है आपकी किस्मत। इसलिए ये एक सिक्के के 2 पहलू है, कभी सुख आएगा, कभी कष्ट आएगा, कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन आएंगे, लेकिन ये उन्हीं की लाइफ में आते हैं जो ईश्वर के सबसे सच्ची संतान होती है। रिपीट कर रहा हूं, कष्ट परेशानियां उसी के जीवन में आती है जो ईश्वर की सबसे सच्ची संतान होती है। निकम्बी संतानों को ईश्वर कभी कष्ट नहीं देता, उनको पता है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए सभी को पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव रहने के बाद में ही आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? सुख दुख जो आ पड़े धैर्य पूर्वक सब सहो। मैं तो हमेशा कहता हूं इसको, मैं तो मेरी जिंदगी में ढाल रखा है इसको, सुख दुख जो आ पड़े धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी जीत क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। तो बस डटे रहो अपने मैदान में, और जब लगे गंगा सिंह कोई दिक्कत आ जाए तो मैं हूं ना यार, चाय पीएंगे बात बैठ के, गप सब मारेंगे बैठ के आराम से, है ना। मस्त रहा करो, परेशान किस बात का होना है। बात ठीक है, गलत बात है ये बात ठीक है, ये सब पर लागू होता है। ये चाय सभी के लिए है भाई, केवल गंगा सिंह को ऐसा मत सोचो अच्छा गंगा सिंह को चाय पिलाएगा, ये सबके लिए है ये। लेकिन ओवरऑल क्या है, बस जब लगे कि परेशानी लाइफ में बढ़ रही है, लग रहा है जब स्ट्रेस बढ़ रहा है, लग रहा है कि यार नहीं यार अब तो मैं लग रहा है कि दिक्कतें आ रही है, तब गुरुजी को याद करना, गुरुजी यहीं पाया जाता है आसपास ही। फिर आपको हनुमान जी बनाकर रवाना कर दूंगा 5 मिनट के बाद। सिर्फ कितने मिनट के बाद में? 5 मिनट के बाद। आप नहीं आ पाओ तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा चाय लेकर। चलिए, अरे ये वे कुछ नहीं है, अरे यार ऐसे कर दे कुछ। चलिए, तो ये कौन से गुण हो गए भाई? ये व्यक्तिगत गुण हो गए। सामाजिक गुण में आता है, जिसमें आपने कहा है सहयोग, कहा है सहयोग के अलावा आपने जवाब दिया है सहायता आ गया है। इसके अलावा हमने लिखा है, और वो लिखा है संवेदनशीलता, और संवेदनशीलता के अलावा हमने लिखा है, और इसमें लिखा है सामूहिकता। अब यदि एक टीचर में ये क्वालिटी नहीं होंगी तो माफ करना, ये क्वालिटी कभी उसके बच्चों में भी देखने को नहीं मिलेगी। और यदि बच्चों में लानी है ये क्वालिटी, तो एक टीचर में इन क्वालिटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा कॉपी अपने टीचर को ही करता है। एक शब्द आया था व्यक्तिगत, जिसको मैं कह रहा था कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं भाई? व्यक्तित्व, व्यक्तित्व किसे कहते हैं? गई भैंस पानी में और सांकड़ को भी ले गई है, किसे कहोगे व्यक्तित्व? आता नहीं है या बताने का मूड नहीं है? मैं तो ये समझ रहा हूं कि शायद बताने का मूड आज बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्तित्व किसे कहते हैं? एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा था, साधु संत वाले कपड़े पहन रखे थे, और उसके सामने 2 मॉडर्न महिलाएं बैठी हुई थी। अब वो महिलाएं दोनों आपस में बात कर रही थी और कह रही थी कि देख कैसा अजीब सा आदमी है, कैसा गंदा सा आदमी है, किसने इसको ट्रेन में बिठा दिया, ऐसे करके वो बातें कर रही थी। अचानक एक महिला ने दूसरी महिला को बोला कि देख इसके हाथ में वॉच कितनी महंगी है, हाथ में वॉच कितनी महंगी है। अब उन्होंने कहा कि हथिया लेते हैं इसको। दूसरी ने कहा, बोला कैसे? बोला कुछ नहीं, इसको इतना बोल दे कि या तो तेरी वॉच दे दे, नहीं तो अभी हम जोर से शोर मचाने वाले कि इसने हमें छेड़ा है।
उन दोनों लेडी ने उस पुरुष को बोला कि आप अपनी वॉच हमें दे दो, नहीं तो अभी हम चिल्लाने के बताने वाले कि आपने हमको छेड़ा है, आपको पुलिस उठाकर लेकर जाएगी। हाँ ऐसी वॉच थी तेरी जैसी, हाँ मैं देख रहा हूं ऐसी थी। दोस्त दिखा रहा था ऐसे करके, भाई वॉच है मेरे पास में। हाँ तो एग्जैक्टली वैसी ही थी। मेरे को दिखा रहा था, कहीं और दिखा रहा था? नहीं बता दे एक बार, ऐसी बात है तो कोई और। तो उस व्यक्ति ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन लेडी लोगों ने 2-3 बार बोला, उसे कोई ध्यान नहीं दिया। इशारे से समझाया ऐसे करके, फिर भी कुछ नहीं समझे वो। फाइनली उसने इशारा देकर बताया कि वो महिलाएं समझ गई कि ये सुनता नहीं है। कागज पे क्या लिख कर दिया, आप आपकी घड़ी या तो हमें दे दो, नहीं तो अभी हम शोर मचा के कहने वाले कि आपने हमें छेड़ा है। अब उसने कागज लिया और कागज लेने के बाद में कहा कि अब आप कहो तो इसको मैं पुलिस को दे दूं अभी। वो व्यक्ति कौन था? विवेकानंद जी थे वो। तो माय दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स, कोई मुझसे पूछता है कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं, भैया व्यक्तित्व का मतलब है विवेकानंद जी। और जिसने व्यक्तित्व के रूप में यदि विवेकानंद जी को नहीं जाना तो कोई फायदा नहीं है। बाकी अल्पोर्ट क्या कह रहा है, आइजेंक क्या कह रहा है, डेसिल क्या कह रहा है, स्किनर क्या कह रहा है, वो किसी मतलब की बात नहीं है। व्यक्तित्व का मतलब होता है विवेकानंद, और विवेकानंद का मतलब होता है शरीर और मस्तिष्क के समस्त गुणों का योग जो होगा वही आपका व्यक्तित्व कहलाएगा। हमारे शिक्षकों में इनका अभाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आपने जवाब दिया ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया है, और बताइए क्या रहेगा। तो हमने जवाब दिया है शिक्षकों में संप्रेषण कौशलों का, शिक्षकों में संप्रेषण कौशलों का अभाव होना, ये आपका जवाब है। क्या जवाब दिया है आपने? शिक्षकों में संप्रेषण कौशलों का अभाव होना, ये आपने जवाब है। अब देखिए एक प्रश्न आपकी एग्जाम में आया हुआ है, यहां से मैं उस प्रश्न को एक बार आपको याद दिला देता हूं। आंसर अभी तक जो 3-4 पॉइंट आपने लिखे इनमें से आंसर है। रिपीट कर रहा हूं, ये जो 3-4 आपने जो ऑप्शन लिखे हैं इनमें से आपका आंसर है। आपके पास मौका यह है कि यदि आप चाहो तो इनमें से जो 4 या 5 लिखे हैं इनमें से किन्हीं 2 को भी मिलाकर आप जवाब दे सकते हो। प्रश्न क्या पूछा गया था? क्लियरली पूछा था कि भैया निम्न में से कौन सा शिक्षण की सबसे मुख्य समस्या है? शिक्षण की सबसे मुख्य जो समस्या है ये कौन सी है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। अब आप चाहो तो ये जो 4 पॉइंट या 5 पॉइंट आपने लिखे हैं इनमें से आप मिलाकर भी जवाब दे सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार नहीं आया है, कई बार पूछा गया है। ये शिक्षण की कौन सी सबसे प्रमुख समस्या है, ये आपसे पूछा गया है। क्या आप बता सकते हो कि आपके हिसाब से कौन सी मुख्य समस्या है जो आपने लिखी है उनमें से? ठीक है, वेरी गुड। यही कौन सा रहेगा? अब तो आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें से देखकर जवाब देना है आपको। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और आंसर भी यही है इसका। क्या वो टीचर ही किस काम का जिसको नॉलेज भी नहीं है और जिसको प्रेजेंटेशन भी नहीं आता। चल ठीक है यार, नॉलेज अर्जित की जा सकती है, और यदि नॉलेज है और कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो भी चलो प्रयास करेगा, सीख लेगा। लेकिन दोनों ही नहीं है, नॉलेज भी नहीं है और प्रेजेंट करना भी नहीं आता, तो मेरा ख्याल है वो व्यक्ति टीचर कहलाने के लायक भी नहीं है। तो शिक्षण की सबसे जो प्रमुख समस्या है वो कौन सी है? शिक्षकों को विषय संबंधी ज्ञान एवं संप्रेषण कौशलों का अभाव। तो नेक्स्ट लाइन में जो लिख रहे हो आप, शिक्षकों में संप्रेषण कौशलों का अभाव, और ब्रैकेट में लिख देना विषयगत ज्ञान का अभाव, विषयगत ज्ञान का अभाव
विषयगत ज्ञान का अभाव, और ये लिखने के बाद में लिख देना भैया ये शिक्षण की सबसे प्रमुख समस्या है। यह शिक्षण की सबसे प्रमुख समस्या है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रखा है ये, और एक बार नहीं आया, ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है ये। तो ये शिक्षण की सबसे प्रमुख समस्या है, ये आपने जवाब दिया है। अगला जवाब हमने लिखा है कि भाई नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या रहेगा। तो हमने अगला जो पॉइंट है उसमें लिखा है कि सब शिक्षकों में नवाचारिक गुणों का अभाव होना, शिक्षकों में नवाचारिक गुणों का अभाव होना। नवाचारिक का मतलब होता है नवीन, नवाचारिक का मतलब होता है सृजनात्मकता, नवीन का मतलब होता है नूतनता। इन गुणों का होना जरूरी है टीचर में। लेकिन हमारे जो अभी तक के जो रिसर्च है वो यही बताते हैं कि हमारे जो टीचर है उनमें इस गुणों का अभाव देखा गया है। और आप तो मानते हो इस बात को, टीचर को हमेशा ही नवीन परिवर्तनों को जानने में रुचि लेनी चाहिए, और जो नवीन परिवर्तन है उन परिवर्तनों को अपना कर उनको अपने शिक्षण में जगह भी देनी चाहिए। लेकिन यदि टीचर ही रूढ़िवादी होगा, टीचर खुद ही यदि आपका परंपरागत होगा, तो वो अपने बच्चों को कभी आधुनिक बना ही नहीं सकता। इसलिए ये टीचर की एक बड़ी प्रॉब्लम है। आपने कहा सर इसके अलावा क्या रहेगा, तो हमने जवाब दिया है साहब शिक्षकों का अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित न होना। और इसी लाइन को हम थोड़ा सा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमने ब्रैकेट में क्या लिखा है, व्यावसायिक कौशलों का अभाव होना, व्यावसायिक कौशलों का अभाव होना। देखो भाई मैं तो इतना ही कहूँगा कि एक टीचर वो होता है जो हमेशा अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित होता है। एक टीचर वो होता है जो हमेशा अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की सोचता है। मैं कई टीचरों को जानता हूँ, आप भी कईयों को जानते होंगे। मैंने मैक्सिमम टीचरों को देखा है कि स्कूल में एक मात्र, या यूँ कहिएगा टीचर एक मात्र ऐसी पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा कम काम करना होता है, सबसे कम काम करना होता है। नौकरी मात्र 5.5 घंटे की होती है भाई, मात्र 5.5 घंटे की नौकरी होती है। उसके बाद में आप आपके जीवन जी सकते हो आराम से, जो मर्जी आए काम कर सकते हो। बात सही है गलत बात है ये? सही बात है ये। वो 5.5 घंटे हमारे टीचरों से स्कूल में पास नहीं होते हैं। आधे से ज़्यादा टीचर रोजाना रोते रहते हैं, क्या करूं टाइम पास होता ही नहीं है। अब आप बताओ 5.5 घंटे स्कूल में टाइम पास नहीं हो रहे भाई। पहली बात तो खैर स्कूल टाइम पास की जगह ही नहीं है, स्कूल तो बच्चों को पढ़ाने और सिखाने की जगह है। और वहाँ कह रहे हो कि मेरा स्कूल में टाइम पास नहीं हो रहा, मतलब मामला खराब है। टीचर पढ़ाने के अलावा सारे काम करते हैं स्कूलों में। अपवाद अलग होंगे, अच्छे वाले टीचर अलग कैटेगरी में होते हैं। यही कारण है, आपने कई सारे टीचरों को देखा होगा, जानते होंगे, जो टीचिंग छोड़कर भाई साहब प्रॉपर्टी डीलिंग में लगे पड़े हैं। वो प्लॉट खरीदते हैं और प्लॉट बेचते हैं, प्लॉट देखने जाते हैं। बात सही है क्या ये? देखा होगा, कईयों को देखा होगा आप लोगों ने। और जो इस काम को किसी कारणवश नहीं कर रहे हैं भाई साहब, वो LIC या ऐसी कोई पॉलिसियाँ बेचते रहते हैं, फिर जीवन के साथ जीवन के बाद उसको बेचते रहते हैं। और जो इसको भी कोई बच गया मान लो बाई चांस, तो यकीन बता रहा हूँ, फिर उनसे पूछ लो कि तेरे गांव में गाय भैंस अच्छी किसके है, पूरा वो आपको लिस्ट दे देगा, उसकी अच्छी भैंस है, उसका ये है। और मान लो गाय भैंस से भी कोई बच गया मान लो, तो उससे पूछ लो कि तेरे गांव में कौन सा लड़का कुंवारा है और कौन सी लड़की कुंवारी है, शादी करने के लिए, रिश्ता जोड़ने के लिए। लेकिन उसको ये नहीं पता कि तेरी क्लास में कुल विद्यार्थी कितने हैं, उनको सोच के बताएगा कि भाई कितने हैं मुझे नहीं पता। यही कारण है कि हमारे जो टीचर हैं उन पर आरोप ये लगता रहा है कि वो अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित नहीं है। व्यवसाय के प्रति समर्पित मैं एक टीचर को मानता हूं जिनका नाम मैंने आपको बता रखा है, और वो कोई और नहीं बनना, इमरान खान मेवाती। नाम बताया नहीं बताया आप लोगों को? बताया, एजुकेशन सिनेरियो में बताया है।
भाई साहब खुद पढ़ा, खुद पढ़ के, और आपकी तरह ही टीचर लगाए L1 से, है ना। और उर्दू नज्म उन्होंने पढ़ी है, और आप जैसे हमारे जैसे लाखों विद्यार्थियों को दे दिया संस्कृत में देववाणी ऐप। वो व्यक्ति है, खुद भी पढ़ा और हजारों लोगों, लाखों लोगों को पढ़ने की सीख दे गया। ऐसा ही विद्यार्थी था लुईस ब्रेल। क्या नाम था? लुईस ब्रेल। ये वो लोग थे जो अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित थे। ये अलग बात है कि लुईस ब्रेल तो कोई टीचर भी नहीं था। कहते हैं कि छोटी आयु में उसके पिताजी एक व्यवसाय करते थे। काठ समझते हो आप लोग? घोड़े के ऊपर जो रखी जाती है, काठ बोलते हैं उसको। उसके फादर काठ को बनाते थे। कहते हैं कि काठ को बनाते समय कोई धातु का मेटल उछल कर उस बच्चे की आंख में चले जाता है। कहते हैं कि बेचारा बच्चा का जो माता पिता थे, गरीब थे, उन्होंने आंख के ऊपर पट्टी बांध दी। और आपको अच्छे से मालूम है, आंख पर कभी भी चोट लगे उस पर पट्टी नहीं बांधनी चाहिए। अंदर चोट लगी है तो, यहां लगी है तो बांध सकते हो, यहां पर, लेकिन वो पट्टी यहीं तक होनी चाहिए। फिर यहां लगी है तो केवल यही बांधनी चाहिए, अंदर चोट लगी तो नहीं बांधनी चाहिए। कहते हैं कि साहब उसके ब्लड हुआ आंखों से, ब्लड की वजह से वो पट्टी बांधी, पट्टी की वजह से अंदर आंख डैमेज होती है, इन्फेक्शन फैलता है। और कहते हैं कि जो ब्रेल है वो दोनों आंखों की रोशनी गंवा देता है। बच्चा पढ़ने में बड़ा होशियार था। किसी ने उसको बताया कि साहब ऐसी लिपियां बन चुकी है जिनसे पढ़ा जा सकता है। तो लुईस ब्रेल ने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ने के बाद में वो लिपि साइंटिफिक नहीं लगी, लेकिन वो समझ काफ़ी कुछ गया था। तो उसको लगा कि यार मैं एक ऐसी लिपि तैयार कर सकता हूँ जो हजारों लाखों जो नेत्रहीन बालक बालिका है उनके जीवन में रोशनी लाने का काम करेगा। और कहते हैं साहब उस व्यक्ति ने फिर प्रयास किया और एक लिपि आपको दे दी जिसको हम ब्रेल लिपि कहते हैं। कहते हैं कि साहब इसकी ब्रेल जो लिपि थी उसको मान्यता नहीं मिलती है, और मान्यता मिलने से पहले ही लुईस ब्रेल की मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं कि लुईस ब्रेल की मृत्यु के बाद में, क्योंकि क्रिश्चियन था इसलिए जहां उसको दफनाया, ऐसा कहते हैं लगभग 116 साल के बाद लोगों को उसकी लिपि की महत्वता पता चली। इसलिए फ्रांस में जिस जगह पर लुईस ब्रेल को दफनाया गया था, उसके शरीर के जो अवशेष बचे थे उनको दोबारा निकाला गया उसकी कब्र से, और कब्र से निकालने के बाद में उसके दोबारा दफनाया गया पूरे राजकीय सम्मान के साथ। तो आप खुद बताइए, टीचर तो वही होता है जो अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होता है, और यदि आपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार नहीं है तो फिर वो अपने बच्चों को भी ईमानदार कभी नहीं बना सकता। और लास्ट जो टीचर का अवगुण है वो केवल यही है जिसमें आप लोगों ने लिखा है कि शिक्षकों में या शिक्षकों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों में निष्ठा न होना। बात भी सही है। हमारे टीचरों पर क्या आरोप लग रहा है कि उनमें लोकतांत्रिक जो गुण है वो गुण उनके अंदर नहीं है, लोकतंत्र के महत्व को नहीं समझते हैं। यही कारण है आज का टीचर सबसे ज्यादा अपनी क्लासों में पार्शियलिटी करता है। क्या करता है भाई? भेदभाव करता है, पक्षपात करता है। मैं बुरा शब्द बोलूंगा, प्लीज बुरा मत मानना। ये सबसे पक्षपात जहां नहीं होना चाहिए वहां पर भी होता है। छोटे बच्चों के साथ जो पहली क्लास, दूसरी क्लास, LKG, नर्सरी उनमें पढ़ रहा है, उस बच्चे के साथ पर भी भेदभाव हो रहा है। गधे होते हैं वो टीचर। क्या ख्याल है आप लोगों का? है ना? क्या गधे होते हैं वो? बुरा लग रहा है क्या? है? आपको बुरा लग रहा है मैडम? नहीं, क्यों मैंने गधा बोला इसलिए, है ना? ना मैडम हो। प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा होता है, सरकारी स्कूलों में ज़्यादा एक्टिविटी होती नहीं है। एक्टिविटी ज़्यादा होती है प्राइवेट स्कूलों में, और प्राइवेट स्कूलों में इनको लगाते नहीं है कोई। वहाँ किसको लगाते हैं? आप लोगों को लगाते हैं वहाँ पर। तो पार्शियलिटी ये कर रहे हैं या आप लोग कर रहे हो? आप लोग कर रहे हो। अपने फेवरेट बच्चे को, अपने फेवरेट पेरेंट्स के बच्चों को एक्टिविटीज में भी पार्शियलिटी करते हैं।
नाचना नहीं आता बच्चे को, फिर भी यहाँ सेंटर पॉइंट पर खड़ा कर रखा है। और जो बच्चा अच्छा डांस कर रहा है वो या उसके पेरेंट्स टीचर के फेवरेट नहीं है, इसलिए उसके बच्चे को यहाँ खड़ा कर रखा है। अब वो कैमरे में कौन सा दिख रहा है, केवल वो दिख रहा है। अब आप बताइए, उस बच्चे को पता है कि मैं अच्छा डांस करता हूँ मैं, फिर भी उसको यहाँ खड़ा कर रखा है। और जिस बच्चे को डांस करना नहीं आता उसको यहाँ खड़ा कर रखा है। उस छोटे बच्चे को जब मालूम चला कि यार मेरा टीचर मेरे साथ भेदभाव कर रहा है, तो क्या वो लाइफ में बच्चा कभी अपने टीचर का, अपने स्कूल का क्या कभी सम्मान कर पाएगा? क्या भी हरगिज नहीं कर पाएगा। वो खुद भी पार्शियलिटी करेगा। इसलिए कहते हैं कि साहब ये भी हमारे टीचरों की बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने बच्चों के साथ में पार्शियलिटी करते हैं, और ये पार्शियलिटी उन बच्चों के व्यवहार में भी फिर अंत तक दिखाई देती है। ये रहा भाई आपका टीचर की समस्याएं हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अब दूसरा जवाब हमने लिखा है, और लिखा है पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं। पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं। अब जल्दी से मुझे छोटी सी बात आप बताना, कॉपी में तो खैर देखो मत देखो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बिना देखे मुझे एक बात बताइए कि जब मैंने आपको शिक्षण वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो जैसे शिक्षक उस समय पर आया था, फिर पाठ्यक्रम भी उस समय पर आया था, विद्यार्थी भी आया था, तो क्या मैंने पाठ्यक्रम वाला तत्व बताया होगा त्रिमुखी प्रक्रिया में? तो क्या उसमें जब त्रिमुखी प्रक्रिया में मैंने पाठ्यक्रम आपको बताया था, तो क्या वहां पर मैंने पाठ्यक्रम के बारे में कुछ बताया था क्या आप लोगों को? या केवल इतना बताया था कि भाई ये मध्यस्थ होता है, ऐसा कुछ, या इतना ही बताया था? बता दी थी ना, तो मुझे याद तो टीचर वाली भी बताई होगी यार। फिर मैं बता तो रहा हूँ ना यार, फिर मुझे याद आया मेरे को अचानक अभी कि मैंने शिक्षक वाली भी बता रखी थी, मैंने पाठ्यक्रम वाली भी मैंने बता रखी है, और लास्ट में अन्य समस्याएं भी बता रखी थी मैंने, है ना? मजे ले रहे हो मतलब? अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि पूरे मजे ले रहे हो भाई साहब, है ना? अब पता नहीं एसी का ले रहे हो या मेरे ले रहे हो, क्योंकि हम रहेंगे या ना रहेंगे लेकिन ये फिजाएं रहेगी, ये हमारे अफसाने यूं ही बयान करेगी। तो दादा ये एसी वेसी तो रहेंगे यार ये तो, लेकिन जो टॉपिक पढ़ रखा है उसको दोबारा क्यों पढ़ रहे हो? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, मैं तो ये समस्याएं मैंने, मुझे ध्यान आ गया था पढ़ाते पढ़ाते कि मैंने तब आपको बताया था इनके बारे में, जब मैंने आपको शिक्षण की प्रक्रिया बताई थी, शिक्षण के तत्व मैंने बताए थे, और शिक्षण के तत्वों में मैंने शिक्षक के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में और शिक्षार्थी के बारे में, ये मैंने याद है मेरे को, मैंने पढ़ाया था। ये पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? पढ़ाया था। तो केवल 3 ही थी या और भी पढ़ाई थी? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये 3 ही थी या इनके अलावा भी थी? बहुत बहुत आप बेरहम हो आप लोग, है ना? मेहनत करवाए जा रहे हो और लिख कर बैठे हो आराम से। पता था या नहीं था? था। तो बेटा ये इतना सारा मतलब किस बात की खुन्नस निकाल रहे थे, मुझे ये तो बता दो एक बार। खुन्नस तो निकाली थी, चलो कोई बात नहीं, आपने यहाँ तक दोबारा परेशान, खैर परेशान नहीं बोलते इसको, आपने जब यहाँ पर स्टार्ट किया ही है, तो जल्दी से इसमें ये देखो कि पाठ्यक्रम के बारे में कोई कोटेशन लिखवा रखी है क्या? जब पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं पढ़ी है हमने, तो क्या पाठ्यक्रम के बारे में कुछ कोटेशन लिखवाई थी क्या? केवल प्रॉब्लम लिखवाई है डायरेक्टली? केवल डायरेक्टली प्रॉब्लम है ना? कोटेशन कौन कौन सी लिखवाई है? वाह यार, पूरा लिख के बैठे हो आप लोग। तो पहला कनिंगम लिखवाया होगा, मुनरो लिखवाया होगा, और इसके अलावा फ्रॉवेल लिखाया है। फिर तो आपने यार लिख लिया ही है, इसका मतलब शिक्षार्थी वाला भी लिख लिया है आपने। तो मैं एक काम करता हूँ, जो अन्य बची है केवल वो अन्य लिखवा देता हूँ बस, बाकी तो सारा पढ़ लिया, लिख लिया आप लोगों ने। बात ठीक है? गलत बात है ये तो ये पहले ही पढ़ रखा है आप। मुझे याद था कि यार ऐसा हो नहीं सकता ये कि मैंने नहीं पढ़ाया, तो मैं कंफ्यूज था, मैं पढ़ाते पढ़ाते भी मैं दिमाग पर जोर डाल रहा कि यार मुझे याद है 100% मैंने करवाया ये। तब मैंने फिर दबी आवाज़ में पूछ ही लिया मैंने एक बार, मैं चेक तो कर लेता हूँ एक बार। तो टीचर वाली प्रॉब्लम लिखी हुई है, स्टूडेंट वाली लिख रखी है, पाठ्यक्रम वाली लिख रखी है, पाठ्यक्रम की स्टेटमेंट भी आपने लिख रखी है। अब हमें बात करनी है कुछ अन्य प्रॉब्लम के बारे में, और जब आपसे पूछेगा कि जो अन्य समस्याएं हैं आपकी, ये अन्य समस्याएं कौन कौन सी है,
तो अन्य समस्याओं में देखो भाई, सबसे पहले जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ बताई जाती है, 2-3 प्रॉब्लम है जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ केवल ये बताया जाता है कि साहब शिक्षण हेतु प्रभावी वातावरणीय दशाओं का अभाव होना। ये देखो भाई, एक बड़ी प्रॉब्लम है ये, और पूरा मनोविज्ञान आपने पढ़ रखा है वाटसन से लेकर। ये भी हो गया क्या? तो ये भी आपने पढ़ रखा है। शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात भी लिख रखा होगा फिर तो 100%। संसाधनों का अभाव भी लिखा होगा ना उसमें फिर आपने शिक्षक शिक्षार्थी के बारे में भी लिख रखा होगा कि अब वो बात एक ही है, वो नहीं भी लिखोगे लेकिन उसका मतलब वही है कि आवश्यक संसाधनों का अभाव होना। और संसाधन में दोनों आते हैं, भौतिक भी आते हैं और मानवीय भी आते हैं। तो ये आपने तो सारा टॉपिक पढ़ रखा है आपने। तो बताइए फिर, मैं तो मेरी तरफ से फ्री है फिर आप लोग। अब आपकी कोई, हाँ, जय हिंद जय भारत लास्ट में कर दूंगा। आप लोग मुझे बताओ, अब आपकी कोई स्पेशल फरमाइश है तो मुझे बता दो, मेरी तरफ से फ्री हो आप लोग। हाँ, सिलेबस पूरा हुआ है आपका, नौकरी लगोगे आप। हमारे यहाँ तो एक नियम है कि जब विजयी होकर लौटते हैं तब तिलक करके उसका स्वागत किया जाता है। तो आप विजयी होकर आना मेरे पास में, और आपके लिए भंडारे ना खुलवा दूं तो मुझे बोल देना फिर। अब सिलेबस फटाफट देखो, कुछ बाकी लग रहा है कि आप लोगों को? एक बार पूरा सिलेबस चेक कर लो एक बार, ऑल सब्जेक्ट्स का जो आपने मेथडोलॉजी पढ़ा है आप लोगों ने, उसका सारा एक बार सिलेबस फटाक से चेक कर लो। पक्का? पक्का है? कॉमन है सारी, मैथ में केवल अलग आती है ओनली, जो मैथ वाली हमने अलग से पढ़ा दी थी हम लोगों ने। मैथ की जो है केवल वो अलग आती है, बाकी सारी कॉमन है। फिर केवल मैथ की अलग आती है। जल्दी से चेक कर लो एक बार, वरना फिर मुझे जो बताना है वो मैं बता दूंगा फिर मेरे हिसाब से। फिर मैं पक्का? चलिए, अब चूंकि मेरे पर छोड़ा है, जब मेरे पे कुछ चीजें छोड़ी है तो 10-15 मिनट के लिए आपका समय लूंगा केवल। और जब सहायक सामग्री हम लोगों ने पढ़ी है तो उसमें एक नाम आता है ब्लैक बोर्ड का, है ना, श्यामपट्ट का। दृश्य सामग्री में उसका नाम आता है। तो ये जो श्यामपट्ट है, ब्लैक बोर्ड है, वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये श्यामपट्ट के बारे में आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्योंकि आपका लेखन कौशल आता है, और जहाँ लेखन कौशल आता है वहाँ ब्लैक बोर्ड का नाम आता है। तो मैं मान के चलूँगा कि आपने इसके बारे में कुछ बातें पढ़ रखी होगी। फिर भी मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको लगता है कि पढ़ा हुआ है, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार ये तो नहीं पढ़ा मैंने, तो फिर उनको आप लिखना ज़रूर एक बार। तो सबसे पहले तो यही है कि इसको सर्वसुलभ सामग्री कहते हैं। अब सर्वसुलभ सामग्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसी सामग्री है जो हर जगह पर उपलब्ध होती है, इसलिए सर्वसुलभ सामग्री इसको कहा जाता है। दूसरा जवाब है, इसको शिक्षक का मित्र कहा जाता है। शिक्षक का मित्र है ये आपने जवाब दिया है। तीसरा जवाब है कि विलियम जेम्स, और दूसरे व्यक्ति का नाम है जेम्स पिलांस।
को इसके विकास का श्रेय दिया जाता है? ये आपका जवाब है। ये वाला जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला कि जो ब्लैक बोर्ड है उसके विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जवाब है विलियम जेम्स और जेम्स पिलांस को दिया जाता है। नेक्स्ट जवाब दिया गया है, कहते कि साहब इसको साफ ऊपर से नीचे की ओर करते हैं। ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है ये कि इसको साफ करने का जो तरीका है वो कैसा रहेगा, ऊपर से नीचे, ताकि डस्ट ना आपके फेस पर आए ना आपके कपड़ों पर आए, कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से लेकर आते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप नीचे लेकर आओगे तो डस्ट जो चौक से आती है वो आपके फेस पर भी नहीं आएगी, आपके कपड़ों से भी नहीं आएगी। तो ये आपने साफ जो करते हैं इसको, उसका तरीका क्या है, ऊपर से नीचे की ओर। कहते कि साहब लिखते समय, ये आपने जवाब दिया है और आपने कहा है लेखन के समय 45 डिग्री का कोण बनता है। मतलब जब टीचर इस पर लिखेगा तो कितने डिग्री का कोण बनता है भाई? 45 जो डिग्री है उसका कोण बनता है। ये आपने जवाब दिया है। ये 45 बन रहा है ना, हाफ बन रहा है। ये कैसे, ये हो गया ना, ये इस तरह हम लिख रहे हैं तो ये 45 यूं जा रहा है, ये है ना भाई। मैंने कहा कि तो आधा पूरा थोड़ी बन रहा है, यहां से लेके यहां थोड़ी आ रहा है पूरा, ये तो आधा बनेगा ना, ये तो पूरा थोड़ी बन रहा है, यहां से लेके वो वहां थोड़ी जा रहा है, वो ये तो आधा यूज हो रहा है ना। तो मैं सर्किल बताया कि भाई इस तरह से बनता है ये तो पूरा तो हमें को पता है 90 का बनेगा ये तो, लेकिन वो यहां से लेके यहां थोड़ी लिख रहा है, वो एक समय में आधा इतना ही तो लिखता है ये यहां से थोड़ी लिखता है ऐसे करके, इतना लिखता है ये, तो ये आधा कोण बनता है ये। इसलिए इसको कहा कि इसको लिखते समय कितने डिग्री का कोण बनता है? तो जवाब दिया है 45 डिग्री का। और एक पॉइंट इसमें हमें ऐड करना है, राजस्थान गवर्नमेंट फिलहाल ये प्लानिंग कर रही है कि हर स्कूल में नई शिक्षा नीति से पहले ग्रीन बोर्ड होना चाहिए, और नई शिक्षा नीति के बाद में अब भारत सरकार का प्लान है कि 2024 के लास्ट तक आते आते स्कूल में पैनल बोर्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब इसमें क्या लिखा है कि साहब राजस्थान सरकार क्या, ग्रीन को क्या लिखूं भाई? ग्रीन बोर्ड ही लिख देता हूं, हरा ग्रीन बोर्ड, ठीक है। ग्रीन बोर्ड को प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन एनईपी 2020 में, एनईपी 2020 के अनुसार 2024 तक विद्यालयों में स्मार्ट बोर्ड ये जो आप यूज कर रहे हैं लगाने की योजना है। अब मुश्किल लग रहा है यार अब तो मेरे ख्याल से तो, क्योंकि अब तो बेचारे सरकार बचाने में लगे रहेंगे ये, जैसे अपना गहलोत लगा रहा ना 5 साल तक, तो अब ये बेचारे 5 साल तक अपनी सरकार बनाने की जुगाड़ में रहेंगे मेरे ख्याल से। तो बड़ा मुश्किल है ये सारे बोर्ड वगैरह लगाना। ईश्वर करे लगा दे, लेकिन आप जब स्कूल में पढ़ाने जाओगे तो उससे पहले बोर्ड टंग जाए तो बढ़िया है फिर।
ये सेकंड ग्रेड में आती है यार गंगा सिंह ये। हाँ, ये जिसने भी दिया है ये सेकंड ग्रेड में आती है ये। आपके तो सिलेबस में केवल एक ही थी, प्रायोजना। आपके सिलेबस में केवल क्या लिखी हुई है? प्रायोजना। चेक कर सकते हो आप लोग, आपके सिलेबस में केवल जो मेथड लिखा हुआ है वो केवल एक ही है, और उसका नाम है एसएस में प्रायोजना कार्य, केवल एक विधि है। ये सारी सेकंड ग्रेड में आती है ये। भूमिका निर्वाह विधि सेकंड ग्रेड में है ये। अभिनय आयोजन विधि ये भी वहीं पर है, और सामाजिक अभिव्यक्ति विधि वहीं पर है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं मैं, क्योंकि आपका जो डाउट है उसको भी दूर करना जरूरी है। आपने नाटक विधि हिंदी में पढ़ी होगी, आप लोगों ने पढ़ी या नहीं पढ़ी है नाटक विधि? नाटक विधि नहीं पढ़ी आप लोगों को? बस यदि नाटक विधि वहां पढ़ी हुई है तो ये भूमिका निर्वाह विधि, नाटक विधि, अभिनय विधि वही है ये। अभिनय आयोजन विधि एक ही है ये। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि बचती है एक। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसके बारे में बताने में, अभी बता देता हूं, 2 मिनट लूंगा केवल आप लोगों के। ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? सबने लिखा? एक नाम आता है सहायक सामग्री में और उसका नाम था चार्ट। मुझे पूरा पता है कि जब ये चार्ट नाम आप लोगों ने लिखा होगा तो इस चार्ट के साथ में आपने एक नाम लिखा होगा कि यह सांख्यिकी आंकड़ों को प्रदर्शित करने में प्रयुक्त होती है। ये लाइन लिखी है क्या आप लोगों ने? जहां चार्ट लिखा होगा आप लोगों ने, चार्ट, तो क्या वहां पर लिखा है कि ये सांख्यिकी आंकड़ों को प्रदर्शित करती है? ऐसा कुछ लिखा है क्या? इसमें पहला चार्ट लिखकर जहां आपने अभी लिखा है उससे आगे आप लिखेंगे और उसमें लिखिएगा यह सांख्यिकी आंकड़ों, यह सांख्यिकी आंकड़ों को तुलनात्मक रूप में प्रयोग करने की विधि है। ये चार्ट के बारे में है। यह सांख्यिकी आंकड़ों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करने की विधि है। अब ये चार्ट जो नाम लिखा है आपने, इस चार्ट में मैंने एक नाम लिख दिया है और वो क्या रहेगा? पहला नाम लिखा है और इसको नाम दिया है वृक्ष चार्ट। कौन सा चार्ट है भाई? वृक्ष चार्ट। तो आपको के साथ चार्ट तो ठीक है, ये वृक्ष चार्ट कौन सा होता है? तो ध्यान रखना, ये जो वृक्ष चार्ट है इसके माध्यम से हम वंशावलियों को प्रदर्शित करते हैं। वंशावलियों को प्रदर्शित करते हैं। तो आपने कहा कि सर वंशावलियों को प्रदर्शित करते हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब बड़ा साफ है कि सपोज करिए आप मौर्य वंश को बता रहे हो बच्चों को, तो अब ये जो मौर्य वंश के जो राजा है, मौर्य जो राजवंश है, उसके सभी राजाओं का परिचय आप किसके माध्यम से दोगे? तो जवाब है वृक्ष चार्ट के माध्यम से। संस्थापक कौन है, दूसरा राजा कौन सा है, तीसरा राजा कौन सा है, चौथा राजा कौन सा है, पांचवा राजा कौन सा है। तो आप मौर्य काल की राजवंशी जो वंशावली है वो कौन सी चार्ट के माध्यम से बताते हो? तो जवाब रहेगा वृक्ष चार्ट के माध्यम से। एक आता है आपका जिसका नाम है धारा चार्ट। अभी जो धारा चार्ट है ये आप किसे कह रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, धारा चार्ट के माध्यम से हम क्रमिक घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, क्या बताएंगे इसके द्वारा? तो हमने जवाब दिया है क्रमिक घटनाओं का प्रस्तुतिकरण करते हैं। क्रमिक घटनाओं का प्रस्तुतिकरण करते हैं, ये आपका जवाब है। अब आपने कहा सर इसका क्या मतलब है? क्रमिक घटनाओं का प्रस्तुतिकरण करते हैं, किस पर उदाहरण देना है? जल्दी बताइए फटाक से। उदाहरण किस पर देना है? देवताओं देवियों नाम बताओ मुझ पर दो सर। हे भगवान कैसे है ये? महात्मा गांधी के ऊपर ही दे देता हूं, छोड़ो अब, छोड़ो रे यार, इतना टाइम थोड़ी लगाएंगे। महात्मा गांधी का जन्म, उसके बाद में उसकी शिक्षा,
उसकी उपलब्धियां, उसके पुरस्कार, उसके जीवन की घटनाएं, उनके जीवन का अंत, जब इन सब चीज़ों को आप एक ही क्रम में बता रहे हो, वो क्या कहलाएगा? जब आप दिया है धारा चार्ट। धारा चार्ट को कहा जाता है फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट हो गया है आपका। चार्ट में सांख्यिकी आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, वृक्ष चार्ट में वंशावलियों को दिखाते हैं, और धारा या फ्लो चार्ट में हम किसी भी जो क्रमिक घटनाएं, उस क्रमिक घटना को प्रदर्शित करते हैं। उसे हमने नाम क्या दिया है? धारा चार्ट। ये लिखा क्या आप लोगों ने? हाँ भाई, लिख लिया क्या? बोलते भी नहीं हो। क्या है? रे आलिया। क्या नाम है? रे आलिया। वो आलिया वो वाली आलिया नहीं है, ये रे आलिया है ये। अब आप कहोगे सर ये रे आलिया किसे कहते हैं? बहुत ही छोटा सा नाम है ये। कहते हैं कि आप लोग गांव वाले हो सारे या सारे सिटी वाले हो भाई? पक्का? जरा दिखाओ शहर वाले कौन कौन है एक बार। सारे गांव वाले हैं। चलो ठीक है, तो प्योर गांव के हैं या कस्बे वाले हैं? प्योर गांव के। अरे वाह, प्योर कह रहे हैं। पेपर कह रहा होगा फिर, है ना? प्योर थोड़ी कह रहा होगा, पेपर कह रहा होगा फिर। चलिए, तो मैं छोटे छोटे उदाहरण आपको दिखाता हूं। अभी आपको सब कुछ कहानी याद आ जाएगी। आज भी गांव देहात में काफ़ी घर कच्चे मिल जाएंगे हम लोगों को, और कच्चे जो घर मिलते हैं, उन कच्चे घरों को त्योहार विशेष पर हम डेकोरेट करने का प्रयास करते हैं, लिपाई पुताई करते हैं। और जब लिपाई पुताई करते हैं तो आज की भाषा में हम उन पर ड्राइंग भी करते हैं, जिनको आप मांडना बोलते हो। तो एक जो उदाहरण है आपका किसी संस्कृति विशेष के चिन्ह, प्रतीक को हम प्रदर्शित करते हैं, वो क्या कहलाती है? रेआलिया, मांडना कहलाते हैं। आज जिसको और एडवांस में आप लोग रंगोली कह रहे हो आप। तो ये जो किसी संस्कृति विशेष की चिन्हों को, प्रतीकों को, उसकी विशेषताओं को जब हम कलाओं के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, वो क्या कहलाती है? रेआलिया। मिट्टी पर भी होती है, कपड़ों पर भी होती है, और लकड़ी पर भी होती है। ये आजकल नक्काशी बन के उभर कर आई है सामने। ओढ़नियों पर भी आती है। ओढ़नियाँ उड़ती है ना। प्रश्न आया था ताराभीत की ओढ़नी कहाँ प्रचलित है, किस वर्ग की, किस कम्युनिटी की महिलाओं में प्रचलित है? आरपीएससी ने पूछा था ये प्रश्न। ये ताराभीत की ओढ़नी, तो ये ताराभीत की जो ओढ़नी है, ये किसका उदाहरण है? ये रेआलिया। तो अब रेआलिया किसे कहोगे? तो रेआलिया हम लोगों ने कहा है, कहता है साहब संस्कृति विशेष, संस्कृति विशेष के चिन्हों, प्रतीकों, संस्कृति विशेष के चिन्हों, प्रतीकों को कलाओं के माध्यम से प्रदर्शित करना, ये भाई आपका नाम हो गया है रेआलिया, आपने कह दिया है। एक नाम और है आपका जिसको कहा है डायरोमा। क्या नाम है? डायरोमा। अब ये डायरोमा क्या है भाई? बिल्कुल अलग नाम है, पहले नहीं सुना हम लोगों ने। रेआलिया भी नहीं सुना, तो आलिया सुन लिया था, ऐसे चलो रेआलिया कुछ आया जान पहचान वाला। ये डायरोमा किसे कहते हैं? तो डायरोमा को एक तरह का हम मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक तरह का मॉडल होता है। जिन वस्तुओं को क्लास में लाना मुमकिन नहीं है, उन वस्तुओं को जब हम क्लास में विभिन्न चार्टों के माध्यम से, विभिन्न मॉडलों के माध्यम से बना के लाने का प्रयास करते हैं, उसे कहा जाता है डायरोमा।
तो आपने कहा सर कोई एग्जाम्पल देकर बताइए ताकि हमारी समझ में आ जाए। तो भाई देखिएगा, एक बात तो मानना पड़ेगा, अब मिस्र के जो पिरामिड है क्या उनको लाया जा सकता है क्या भाई? मेरे हिसाब से बड़ा मुश्किल है भाई, क्लास में तो नहीं ला सकते मिस्र के पिरामिडों को कि मुझे पढ़ाने हैं, एक पिरामिड उठा के ले आऊँ क्या मैं? अब उस मिस्र के पिरामिड को आपको क्लास में दिखाना है तो वो क्या कहलाएगा? आपका डायरोमा कहलाएगा आपके पास। आपने कहा ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया है। मैंने कहा ना कि ये प्रतिमान मॉडल होते हैं, लेकिन मॉडल शब्द देता नहीं है, वो डायरोमा शब्द देगा वो। अब कहता है कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा है ताजमहल के बारे में। अब भाई कितना भी प्रयास कर लो, ताजमहल को शब्दों से तो नहीं पढ़ा सकते भाई। ताजमहल को तो अब बच्चों को दिखाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाई योगी जी से कहेंगे योगी जी बस एक दिन के लिए आप ताजमहल को दे दो, हम क्लास में जाकर समझा देंगे, कल आपके ताजमहल को वापस दे जाएंगे। तो योगी जी भी यही कहेंगे भाई कि देख मेरे दोस्त, सीटें बहुत कम आ गई है, तुम रहने दे, कहीं लेके मत जा इसको, वरना पता लगेगी भाई साहब हमारे मुख्य प्रधानमंत्री साहब नाराज़ हो गए और बोला फिर मेरे को यहाँ से आउट कर दे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दो चीज़ों को नहीं झेल पाओगे आप, तो एक तो योगी को और दूसरे ताजमहल को। वो क्या है आपका डायरोमा आपने कहा है। आपने कहा ठीक है सर चलेगा ये, इसके अलावा बताइए। तो कहते साहब आप वायुमंडल वगैरह को दिखा रहे हो, आप इसके अलावा हमारे यहाँ गुंबद बने हुए हैं, तो इन चीज़ों को जब आप दिखाओगे तो वो क्या कहलाएगा? डायरोमा। क्या कह रहे हैं कान में? हाँ कौन सा? भाई माफ करना, देखो दोस्त माफ करना, मेरा तो मेरी सब्जेक्ट की जिम्मेदारी है, पूरा सिलेबस खोल के बैठ जाओ साथ में। आपने पहले कह दिया था जिस दिन लास्ट क्लास करके जाऊंगा सबकी आंखों में झांक कर जाऊंगा, कह के जाऊंगा मैं जा रहा हूं अभी। अब हिंदी विंदी का यार वो जाने आप जाने यार, बात ठीक है ना भाई, बात तो ही है। और वैसे भी है कि यार यंत्र विधि है। चलिए अपन तो एक बार ये लिख लेते हैं, एक बार अपन तो अपने काम से मतलब है। डायरोमा में लिखिएगा और उसमें लिखेंगे साहब यह है किसी वस्तु या आकृति को मॉडल के रूप में प्रदर्शित करने की विधि है। यह किसी वस्तु या आकृति को मॉडल के रूप में प्रदर्शित करने की विधि है, उसे हमने क्या नाम दे दिया है? तो जवाब दिया है आपने डायरोमा। कंफ्यूज ना हो इसलिए चाहो तो उदाहरण लिख देना, जैसे मिस्र के पिरामिड लिख देना, आपको ध्यान रहेगा। एक उदाहरण ताजमहल का कर देना ताकि याद रहेगा, गुंबद लिख देना याद रहेगा आपको, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें याद रहे। लिख लिया हो तो मुझे बताइए फिर। हमारे मित्र ने एक प्रश्न पूछा था तो वो मैं जवाब दे देता हूं एक बार। ये लिखा गया भाई आप लोगों ने, एक विधि इन्होंने पूछी थी, सेकंड ग्रेड में आती है ये, सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि। ये जो सामाजीकृत अभिव्यक्ति है, सामाजीकृत का मतलब होता है समूह में रहते हुए, और अभिव्यक्ति का मतलब है विचारों को प्रकट करना। एक ऐसी विधि जो बच्चों को एक समूह में रहते हुए अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है, उस विधि को कहा जाता है सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि। अब ये करते कैसे इस विधि का प्रयोग? कहते हैं कि साहब एक क्लास होती है, जैसे आपकी कक्षा है। अब आपकी कक्षा में एक टीचर आता है, वो टीचर आने के बाद में उस क्लास को कोई प्रकरण देता है, कोई टॉपिक देता है। जैसे आपकी क्लास में आए, आपकी क्लास में कह दिया टीचर ने भाई भ्रष्टाचार, प्रदूषण, ऐसा कोई भी टॉपिक दे दिया। उसके बाद में टॉपिक देने के बाद में आपकी क्लास को छोटे छोटे जो ग्रुप होते हैं इनमें विभाजित कर दिया है। ये ग्रुप है भाई, ये G1 हो गया, ये G2 हो गया, ये G3 हो गया, ये ग्रुप आपके बना दिए हैं। अब ग्रुप बनाने के बाद में हर ग्रुप का एक लीडर बना दिया है। तो ग्रुप बनाने के बाद में आपने लीडर बना दिया, इसका लीडर हो गया है, इसका लीडर हो गया है, इसका लीडर हो गया, इसका लीडर हो गया है। लीडर कौन होता है? लीडर टीचर भी हो सकता है और लीडर टीचर के अलावा स्टूडेंट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। टीचर भी हो सकता है
स्टूडेंट भी हो सकता है। प्रैक्टिकली टीचर को लीडर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि इतने ग्रुप के आप लोग टीचर बना दोगे लीडर यदि, तो फिर बाकी स्कूल में कौन पढ़ाएगा फिर। इसलिए व्यवहार में स्टूडेंट इनका लीडर होता है। अब इन ग्रुप के लीडरों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आप अपने ग्रुप के साथ आप टॉपिक पर चर्चा करोगे, और चर्चा करने के बाद में आप अपने अपने ग्रुप के सदस्यों के जो विचार होंगे उन विचारों को आप लिख कर लाओगे, और जब सारे समूह अपने अपने ग्रुप में चर्चा कर चुके होंगे तो ये सारे के सारे ग्रुप फिर दोबारा इस क्लास में इकट्ठे होते हैं। और यहाँ इकट्ठे होने के बाद में इन ग्रुपों के जो लीडर है ये अपने अपने समूह के विचारों को प्रकट करता है कि भाई इस बारे में मेरे ग्रुप के ये विचार हैं, मेरे ग्रुप के ये विचार है। चूंकि हर ग्रुप में हर बच्चे को अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने का मौका मिल रहा है, इसलिए विधि का नाम क्या पड़ गया है, सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि। अब इस विधि में होते क्या है, समूह बनाए जाते हैं। अभी जो समूह बनाए जाते हैं इन समूहों को दो नाम दे दिए जाते हैं। एक जो नाम रहेगा ये तो होता है आपका औपचारिक समूह, और एक जो रहेगा इसको नाम दे दिया है अनौपचारिक समूह। अभी जो औपचारिक समूह है ये तो वो होते हैं जो नियोजित होते हैं। अब इनको आप नियोजित भी कह सकते हो, संगठित भी कह सकते हो, और ये वो है जिनको हमने अनियोजित कहा है। तो नियोजित भी हो गया है और अनियोजित भी हो गया है। अब आप कहोगे सर नियोजित का कोई उदाहरण है क्या? डेफिनेटली है। और क्या रहेगा, हमने पहला नाम दे दिया है पैनल परिचर्चा। ये आपका उदाहरण हो गया है, जिसको आपने ग्रुप डिस्कशन कहा है, आपने पैनल डिस्कशन कहा है। दूसरा नाम हो गया इसमें, और उसमें हमने लिखा है कार्यगोष्ठी कह दिया है, जिसको आपने सेमिनार कहा है। हमने तीसरा नाम इसमें लिख दिया है, और ये रहेगी कार्यशाला। कार्यशाला जिनको वर्कशॉप आप कहते हो। और बात करोगे तो दल शिक्षण आपने कह दिया है, टीम टीचिंग कहते हैं। ये किसके उदाहरण है? ये औपचारिक समूह के उदाहरण है। अनौपचारिक में क्या होता है, कहीं से भी किसी को भी बनाया जा सकता है। जैसे लड़कियां, उस वाले ग्रुप की लड़कियां उधर हो जाएंगे, इस वाले ग्रुप की लड़कियां एक साइड में हो जाएंगे, इस ग्रुप के हमारे जो गुरुजी है ये एक ग्रुप में हो जाएंगे, उस वाले ग्रुप क्लास के रो के जो हमारे गुरुजी है वो एक ग्रुप में हो जाएंगे। अब इसका कोई नियम तो है नहीं, ऐसे ही हमने बना दिया। वो कौन से होते हैं? अनौपचारिक। अब विधि जिसमें हम बच्चों को एक समूह में रहते हुए अपने विचारों को प्रकट करने का मौका देते हैं, उस विधि को कहा जाता है सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि। समूह दो भागों में बंटते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। अनौपचारिक में कोई नियम नहीं होता है, किसी को भी किसी भी ग्रुप में रख सकते हैं, लेकिन इसका जो पैटर्न है वो इस तरह का रहता है। अब जवाब जो प्रश्न मैं कह रहा हूँ सेकंड ग्रेड में जो प्रश्न बनता है वो केवल एक बनता है आपका, और वो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो क्या है कि जो सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि है, इस सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि का सबसे प्रमुख जो गुण है वो गुण कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसी विधि है जो बालकों में सामाजिक, अब सामाजिक में आप सामाजिक गुण कह सकते हो, ये चलेगा। और सामाजिक गुण नहीं कहोगे तो आपका दूसरा रहेगा कि ऐसी विधि है जो बालकों का सामाजिकरण करती है। अब चूंकि सामाजिकरण क्यों कर रही है, क्योंकि बच्चा सारे काम किस में कर रहा है? समूह में कर रहा है, ग्रुप में रहते हुए बच्चा काम कर रहा है, इसलिए ये विधि बच्चों का सामाजिक गुणों का विकास करती है। ये विधि बच्चों के सामाजिकरण में सहायक होती है। और दूसरा जो बड़ा जवाब है इसका वो यही है कि भाई यही वो विधि होती है जिसके बारे में कहा जाता है कि बच्चों में अभिव्यक्ति के कौशलों का विकास करती है। कौन से कौशलों का व्यक्त कर रही है भाई? अभिव्यक्ति के कौशलों का विकास कर रही है। उस विधि को आपने क्या नाम दिया है? तो जवाब है आपका सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि। अब आप बताइए साहब, तमाम जो हमारे साथी हैं आपके हालचाल कैसे हैं? कोई ज़्यादा नाराज़गी तो नहीं रही भाई? वैसे मैं पूरा प्रयास करता हूँ, मेरी आदत है ये, मैं कभी किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाता, कुछ गलत नहीं बोलता हूँ मैं। फिर भी गलती से कोई शब्द वगैरह निकल गए हो ऐसे जो मुझे याद नहीं हो लेकिन आपको याद में हो, तो मुझे मेरे शब्दों को वापस दे देना। जाते समय फेंक जाऊँगा कहीं बाहर उनको, आप रहोगे तो परेशान रहोगे उनके साथ में। और मैं आप सभी के जो उज्जवल भविष्य है उसकी कामना करता हूँ। और कुछ कहना है क्या? हाँ बोलो ना यार। अब तो कल मैं क्या करूँगा बताओ फिर? अब
बाकी आप बताइए, मुझे लगता नहीं कुछ आने की अब तो। आना है क्या? आना है? पहले अब तो ये बताओ, एक दिन और लेनी है क्या? मेरे शब्द वापस दो मेरे को, वापस दो मेरे शब्दों को। वो उज्जवल भविष्य की कामना और वो सब वापस दो मेरे को। मैं अगली क्लास में दूंगा ना फिर ये। चलो ठीक है, अगली जो क्लास, एक क्लास और ले लूंगा, उसमें आपका जो कंप्लीट जो सिलेबस है ये, इस कंप्लीट सिलेबस की ब्रीफ में एक बार टोटली की चर्चा, कंप्लीट सिलेबस की, हर शिक्षण विधि के हर सब्जेक्ट की, अपने वाली और किसी की नहीं, केवल अपनी वाली। और उनमें से जहां जहां से भी जो जो प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों को बता दूंगा। इस टॉपिक से ये, इस टॉपिक से ये, इस टॉपिक से ये। धन्यवाद। जय हिंद।